2023 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। 100 कांग्रेसियों ने झटका हाथ। बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स, कांग्रेस के भी मुद्दे फिक्स। ये वो तस्वीर है जो पिछले 2 सालों में कई बार दोहराई गई है। हर ऐसी तस्वीर कांग्रेस को और ज्यादा कमजोर कर जाती है। एक बार फिर आष्टा के 100 कांग्रेसियों ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। जाहिर है 2023 के पहले ऐसी और तस्वीरें सामने आ सकती हैं। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को अंडर प्रेशर में लाने की कवायद तेज कर दी है। अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज जो सम्मिलित हो रहे हैं, आष्टा के लोकप्रिय नेता आदरणीय इंजीनियर गोपाल सिंह जी, बहन कृष्णा जी। अब गोपाल कृष्णा को तो भाजपा में रहना चाहिए, उनका कांग्रेस में क्या। किसानों का कल्याण तो भारतीय जनता पार्टी, बहनों के लिए काम तो भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए आपने बिल्कुल उचित और योग्य फैसला किया है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। बीजेपी भले ही चुनावी तैयारियों के मामले में कांग्रेस से आगे हो, लेकिन कांग्रेस भी चुनावी मैदान में नजर आ रही है। कांग्रेस भी 2018 वाली ही रणनीति पर चलती नजर आ रही है। पिछले 3-4 दिनों में ही कमलनाथ ने एक बार फिर किसान कर्ज माफी, पुरानी पेंशन की बहाली और अब सरकारी सेवा में आउटसोर्स बंद कर संविदा कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा कर दांव खेल दिया है। हमारी सरकार बनेगी तो हम विचार करेंगे अपनी घोषणा पत्र में उसको शामिल कराने का कि संविदा कर्मचारियों को वर्षों से बने हुए हैं, उस पर उनको वेतन दे रहे हैं। आखिर उनका भविष्य कभी तो सुरक्षित होना चाहिए। 25 साल की सेवा कर चुके, लेकिन अभी भी संविदा में जब चाहे तब हटा दें, जब चाहे तब निकाल दें। उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए शासकीय कर्मचारी वो नहीं दी जा रही। उनको भी, संविदा कर्मचारियों को भी कुछ ना कुछ हम अपने नेता कमलनाथ जी पार्टी के नेतृत्व से चर्चा करके कोई निर्णय निकालेंगे। जानकारों का मानना है कि मिशन 2023 से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल हर मोर्चे पर अपने आप को मजबूत करने में जुटे हैं। दोनों पार्टी जानती है कि विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है तो जमीन से लेकर मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी मजबूत होना होगा। यही वजह है कि दोनों ही दल अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन किसकी रणनीति किस पर भारी पड़ेगी, ये तो चुनावी मौसम के नजदीक आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इतना साफ है कि अगले साल चुनाव तक इसी तरह का चुनावी माहौल देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है 100 और गए। तो फिर वही चुनाव के पहले की चीज़ें आप और हमारे सामने हैं, और ढेर सारे कांग्रेसी शतक, जिसे आप कह सकते हैं कि कांग्रेसियों का शतक जो है वो आज बीजेपी के खाते में चला गया। और इन तमाम लोगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने सदस्यता दिलाई बीजेपी की। और इसी के साथ ये लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। कुछ समय पहले आप भूले नहीं होंगे कि बयान सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह जी का, जिनका कहना था कि कई विधायक संपर्क में हैं, और ये बताता है कि किस तरह से बीजेपी अपनी दृष्टि और ख़ासतौर से अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। कांग्रेस ने ये समझा है कि भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन को टक्कर देने का एक ही उपाय है कि उसके घोषणा पत्र में और उसके मैनिफेस्टो में और उसके पास ऐसे लोक लुभावन, जनता को आकर्षित करने वाले मुद्दों का खजाना हो, जिसके बूते पर वो अपनी संगठन क्षमता की जो भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कमज़ोरी कहीं उभरती है, वो उसको मीट आउट कर सके, उस चुनौती को पूरा कर सके इन लोक लुभावन घोषणाओं के माध्यम से। कमलनाथ एक बेहतरीन होमवर्क करने वाले लीडर के तौर पर नज़र आते हैं। अब तो मैं देखता हूं कि कागज़ों से उनकी निगाह ही नहीं हटती है। बैठकों में भी उनका पेन और उनका कागज़, वो अब उसी दुनिया में है कि जहां वो फिलहाल कागज़ पर ही पूरी तरह से एक रणनीति को देख और समझ रहे हैं, जिसको वो 2023 के पहले ज़मीन पर उतारने का इरादा मजबूती से रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जैसा आप जानते ही हैं कि एक ऐसी पार्टी है जो बाजीगर पार्टी है, और कमलनाथ जी के शब्दों में कलाकारी की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है। तो देखते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जादू, और कांग्रेस जिस तरह से दावा कर रही है कि वो भी ज़मीन पर पूरी ताकत से नज़र आ रही है, और इस बार तो संगठन
के मोर्चे पर भी वो अपने क्षमता भर प्रदर्शन कर रही है। ये टक्कर किस तरफ जाती है और कितनी दिलचस्प होती है, आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मिलिए उनसे। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, युवा नेता, बहुत स्वागत करता हूँ। आशीष अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता, ग्वालियर से हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जय नागड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार खंडवा से और राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जय जी, टक्कर बड़ी दिलचस्प है, जिसको कह सकते हैं आपकी बड़ा संग्राम नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। कुछ मध्य प्रदेश की बाइपोलर पॉलिटिक्स का नज़ारा एक्सेप्शनली ही कुछ हमने 2003 जैसे एक तरफा मैच देखे हैं, नहीं तो 2003 के बाद जितने मुकाबले हुए हैं उसमें जिनमें कांग्रेस हारी है 2018 तक, वहाँ बड़े नज़दीकी मुकाबले रहे हैं। और 2018 में तो कांग्रेस जैसे भी सही सरकार बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन बीजेपी भी इस बार पूरी कमर कस के मोर्चे पर है और 2018 की तरह कोई भी चूक छोड़ने के लिए तैयार नहीं। किस तरह देखते हैं आप, दोनों ही चीज़ें आपने देखी हैं और सुनी पैकेज में, कि जहां सदस्यता अभियान बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से, वहीं कांग्रेस मैदान पर लगातार सक्रिय होने की कोशिश करी। जी शरद जी, जैसा 2018 का चुनाव जो हम देखें, उसकी जो बात करें, तो निश्चित रूप से ये सिखाता है कि कांग्रेस भी सत्ता में आने की स्थिति में रहती है और बीजेपी भी उससे ज्यादा दूरी पे नहीं है। मतलब कुल मिला के कांटे की टक्कर जैसी स्थिति है। तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये चैलेंजिंग है, आसान किसी के लिए नहीं है। और जहां तक ये कार्यकर्ताओं की शिफ्टिंग या चुनाव के पहले, तो निश्चित रूप से आप ही के उसमें वही दौर में मैं सुन रहा था कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव, निश्चित रूप से ये मनोवैज्ञानिक दबाव है। ये बीजेपी भी जानती है कि ये नेता कांग्रेस में रह करके कौन सा ऐसा बड़ा काम कर गए जो कांग्रेस के लिए लाभप्रद है। उन्हें भी पता है ये बहुत ज्यादा कोई कामकाज के लोग नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल दबाव जरूर पार्टी पर आता है और एक ये पार्टियों के जरूरी भी होता है। यदि आप हम पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें, उस समय बहुत बड़े बड़े नाम उस समय तृणमूल कांग्रेस से टूट करके बीजेपी में आए थे, लेकिन क्या उसके वो वोटों में कितना तब्दील हो पाए, कितना पार्टी के लिए फायदेमंद हुए, फिर बाद में यही लोग वापस तृणमूल में गए। तो मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जिनकी कोई अपनी निश्चित विचारधारा नहीं होती, कोई कमिटमेंट नहीं होता और ये बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ सके, इस तरह की स्थिति इन कार्यकर्ताओं की नहीं होती। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कदकाठी के लोग यदि इधर से उधर होते हैं तो वो जरूर अपना प्रभाव छोड़ते हैं जी। लेकिन ये तो कार्यकर्ताओं की बात करें तो ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि असर कर पाए या चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर पाए, ऐसा कम लगता है। हाँ, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव निश्चित रूप से बढ़ता है और बीजेपी जहां मैदानी तौर पे ये काम कर रही है अपना संगठन चीजों को, तो ये भी एक उसका एक हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, और चुनाव तक ये सब चलेंगे निश्चित रूप से। अविनाश जी, आप क्या राय रखते हैं? शरद जी, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनिए। हम मानते हैं कि जो कार्यकर्ता छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा नेता हो, हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व होता है, महत्व होता है। शरद जी, लेकिन आज जो छोड़कर गए इंजीनियर साहब, इनको 3 बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, तीनों बार ये हार गए। इस बार पार्टी ने मना कर दिया, अभी वहाँ नए नेतृत्व को मौका देना था। और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह के कहीं भी, चाहे आस्था हो या कहीं भी सीओ हो, कहीं भी इस तरह के नेता, शरद जी, क्या होता है कि एक दीमक बन जाते हैं, कहें फैलते जाते, खुद तो फैलते आते, लेकिन पार्टी जो है सिकुड़ती जाती है, क्योंकि नए नेतृत्व को यही जगह, तो इस बार पार्टी ने उनको मना किया होगा और उसके बाद आज उन्होंने पार्टी छोड़ी। बाकी शरद जी, जो भी भीड़ है, 100 है, 200 है, 110 हैं, 50 हैं, उसका कोई महत्व नहीं। शरद जी देखिए, ये नागड़ा जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे जब नेता जाते हैं निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है। शरद जी, हम पे फर्क पड़ा, हम सत्ता से बाहर हो गए, हम ये स्वीकार करते हैं, बट ये अलग बात है उसके बाद हमने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा वहां पर, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, हम हारे या जो भी हो, हम सत्ता में वापसी नहीं कर पाए शरद जी, लेकिन हमने सिंधिया के गढ़ में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, हम 7 सीटें जीत कर आए। बाकी मैं कहूं, जहां तक तैयारियों की बात है शरद जी, देखिए हम आज भी वही कहेंगे, कांग्रेस पार्टी जो भी तैयारी करती है शरद सर, वो करती है जनहित के मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर। हमने बात की कि आप बताएं, शिवराज जी इतनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं, आपको नहीं लगता सर कि ये घोषणाएं कहीं ना कहीं जो LIC के या इंश्योरेंस के यूलिप प्लान की तरह हैं,
जो कंपनी कहती है आपको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, लेकिन बेचारे कस्टमर को लाभ नहीं दिखता, मतलब जनता को लाभ नहीं दिखता है। ये किसान बिल लेकर आते 3 काले कर, वो बहुत लाभ होगा, खूब उसका प्रचार प्रसार करते हैं, बाद में उसको वापस ले लेते हैं। ऐसे ही है, अगर भैया लाभ वाला कुछ काम करना है तो कर दो पेंशन बहाली की घोषणा। हमारी 2 राज्यों की सरकार कर चुकी है, कमलनाथ जी ने भी घोषणा कर दी कि हम सत्ता में वापसी किए तो हम वो कर देंगे। और इसके अलावा आप देखें किसानों की कर्ज माफी थी, वो भी कमलनाथ जी ने घोषणा की कि हम उसको बहाल करेंगे। हम तो कह रहे हैं आप इतनी घोषणा करते हो, 25,000 घोषणा कर चुके हो, इससे ज्यादा कर चुके हो, आप हमें 973 वादों पर अटके हो। मतलब कहीं ना कहीं शरद जी इनके मन में भी ये विश्वास है, जनता भी जानती है, और मैं तो साधुवाद दूंगा मीडिया का, मीडिया भी जानती है कि कहीं ना कहीं काम करने का वादा पूर्ण करने का वादा कांग्रेस पार्टी में, इसलिए हमेशा वो हमारे 973 वादों पर चर्चा होती। धन्यवाद। आपने सुनी आशीष जी हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर सीनियर जर्नलिस्ट जय जी की बात और अवनीश जी की बात, क्या क्या कहेंगे आप, आपका क्या कहना है? जी जी आशीष जी। देखिए, मैंने दोनों की बातें सुनी। विषय सिर्फ इतना ही है कि अपने मर्ज को नकारने में आपका मर्ज ठीक नहीं होता। तो कांग्रेस की हालत उस मलेरिया पेशेंट की तरह हो गई है जो लगातार सिर्फ फीवर का इलाज करना चाहता है, और ये इलाज करते करते आज कांग्रेस मरणासन की स्थिति में है। पर स्थिति वही है, 3.5 साल से जो दल अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाया हो, 3.5 साल बाद जिस दल ने मध्य प्रदेश में वापस से नाइट वॉचमैन की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष को भेजा हो और युवा पीढ़ी को अभी भी बोल दिया हो कि आपको इंतजार करना हो, उससे कार्यकर्ता तो छिटक के जाएगा ही। और अवनीश जी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जिस व्यक्ति ने आपके दल की इतनी सेवा की, आज जाते समय कम से कम शुभकामनाएं तो दे ही दें। दीमक के नाम से संबोधित करना मुझे लगता है कि ये सामान्य शिष्टाचार के भी खिलाफ है। जब कोई व्यक्ति छोड़ के जाता है तो मुझे वो पुरानी पंक्तियां याद आती हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कांग्रेस क्यों नहीं अपने आईने में झांक कर देखती है और कहां पे तकलीफें उसको साफ करने का प्रयास करती है। और भारतीय जनता पार्टी से ये लोग जो लगातार जुड़ रहे हैं, इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। कल जर्मनी में ही अगर अवनीश जी ने अगर टीवी देखी हो तो उसमें एक महिला चीख के धन्यवाद दे रही है मोदी जी का, और कह रही है मोदी जी नहीं होते तो जर्मनी में हम लोगों का इतना सम्मान नहीं होता। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकारें हैं, जो एक और केंद्र में जन हितैषी जन हितकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं पे काम कर रही है और शिवराज सिंह जी चौहान जनता से किए गए अपने वादों को पूरा कर रहे हैं, तो जो जनप्रतिनिधि है उसको भी लगता है कि इस दल में मेरे जीतने की संभावना अधिक है। और भारतीय जनता पार्टी जब किसी सदस्य को जोड़ती है तो वो यह नहीं सोचती है कि सिर्फ चुनावी वादे से, हम तो ऐसा मानते हैं कि हम अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी विचारधारा बढ़ रही है, जनता में और कार्यकर्ताओं में हमारा विश्वास और अधिक पैदा हो रहा है। इससे ज्यादा सुखद संदेश और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नहीं है। मेरे मित्र आनंदित रहें, खुशफहमी में रहें और इन सारी बातों को झुटलाएं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। चलिए, बड़ा सांकेतिक आदान प्रदान हुआ है शुभकामनाओं का, और अच्छी बात है निश्चित तौर पर। जय जी, मुझे ये समझाइए ज़रा कि अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर बीजेपी और कांग्रेस खड़े हैं, दोनों जहाँ खड़े हैं, अभी ये ऐसी जगह है कि जहाँ से दोनों के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक बेहतरीन मेहनत करने का एक प्लेटफॉर्म बिल्कुल तैयार है। और यही वो समय है कि जिस समय जो भी राजनीतिक दल बहुत बेहतर तरीके से अपनी संगठनात्मक चुनौतियों को या जिनको आप खामियां भी कह सकते हैं, उनको काफ़ी हद तक रेक्टिफाई कर लेगा, या 100% रेक्टिफाई करना तो बड़ा कठिन होता है, वो कर लेगा। दूसरा, अपने मैनिफेस्टो के लिए बहुत अच्छी योजनाओं को चुनकर उनकी तैयारी कर लेगा। सत्ताधारी दल के लिए ज़रूरी है कि आप एक बहुत एग्रेसिव अपने प्रचार युद्ध के साथ अपनी योजनाओं को नीचे तक पहुंचा दें, और विपक्ष के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मैनिफेस्टो के साथ अपने सांगठनिक ढांचे को बहुत मजबूत करके जनता तक पहुंचे। इस तैयारी में आप अभी क्या देखते हैं? एज तो बीजेपी का हमेशा से साफ नजर आता है, कांग्रेस को आप कहां पा रहे हैं? शरद जी, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करूं तो मैं जैसा हमेशा कहता हूं कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है और वो कोई मौका नहीं छोड़ती जहां पे उसको लगता है कि अपने वोट बैंक को मजबूत करने का आधार है या संगठन को मजबूती देने का आधार है। वो पूरे टाइम, जैसे मैं हर बार कहता हूं कि वो साल भर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और कांग्रेस लास्ट मोमेंट पे जगने वाली
स्टूडेंट है जो टैलेंटेड है, आखिरी के 15 दिन पढ़ करके वो एग्जाम पास करने वाला है। लेकिन अच्छी बात इस पूरे चुनाव में जो मुझे दिख रही है कि कांग्रेस ने पहली बार एग्जाम के 6 महीने पहले, साल भर पहले किताबें उठाना शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं उसने इस कमजोरी को महसूस किया है कि हम आखिरी समय में जो जगते थे, और हमने तो देखा है कि टिकट वितरण के बिल्कुल नामांकन वापसी के ठीक 10 मिनट पहले तक ये कई जगह पर यह स्थिति बनती थी कि अब नॉमिनेशन अपना फॉर्म जो है, फॉर्म बी, वो किसी एक कैंडिडेट का नाम घोषित हो गया फिर आखिरी में, और ये परिणाम, इसके दुष्परिणाम कांग्रेस ने भुगते हैं। यदि कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, मुझे लगता है कि इस बार वो कोई चूक नहीं करना चाहती, और वो उसे लगता है कि मध्य प्रदेश में वो वापसी कर सकती है। तो एक तो ये है कि कांग्रेस पहले से कम पहले से चुनाव के मूड में दिख रही है, अपनी तैयारियों में जुट गई है, तो उसके पास अब पर्याप्त मौका है। अब ये कितना कर पाती है, संगठन को कितना विस्तार दे पाती है, कितनी कमियों को दूर कर पाती है, ये महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल ठीक। और जी पूरी कर लीजिए अपनी बात जी। मुझे यही लगता है कि क्योंकि कांग्रेस में आज भी बड़ी कमी जो है वो संगठन के स्तर पर जो ढांचा है, वो जिला स्तर पे और जो ग्रामीण स्तर पे यदि हम देखें तो तहसील स्तर की कई इकाइयां, कहीं कुछ दिखता नहीं है। लेकिन यदि ये प्रदेश, और हमेशा कांग्रेस में यदि शुरुआत होती है तो शिखर ऊपर नीचे आता है, ऊपर कम से कम गतिविधि दिख रही है, अब उसका असर नीचे कितना आएगा ये देखने की बात इंपॉर्टेंट होगा। आशीष जी, मैं आपसे जवाब लेकर फिर पूरा उसका मुकम्मल उत्तर अवनीश जी की तरफ मैं चलूँगा। निश्चित तौर पर आप दोनों के लिए ही ये ऐसा मंच नहीं है जहां आप अपनी चैलेंजेस पर हमारे साथ बहुत खुलकर बात करें, लेकिन चैलेंजेस हर पार्टी के सामने होते हैं, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। और यही वजह है कि बीजेपी बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में या केरल में या दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में अभी वो अपना मकाम उस तरह से बनाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है, लेकिन अभी उसको पूरी सफलता नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल में मैं कहूँगा कि शानदार कामयाबी मिली है बतौर अपोजिशन कि 3 से 73 तक आप पहुँच गए। मध्य प्रदेश में जो आपकी तैयारी होगी, अगर कांग्रेस की तैयारी इसी तरह चली जैसा जय जी बता रहे हैं कि इस बार किताबें उन्होंने 15 महीने पहले उठा ली हैं, तो एक बड़ा फैक्शन जैसे आपके नेता संकेत बीच में देते रहते हैं, क्या ये रणनीति का एक बड़ा हिस्सा होगा? क्योंकि जय जी ने भी ये कहा कि कुछ बड़े नेता जब टूटकर कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं तो एक परसेप्शन मेकर की तरह लोगों के मन में एक इमेज भी बनती है। क्या ऐसी कोई रणनीति भी नजर आए तो हैरत नहीं होनी चाहिए? जी आशीष जी। देखिए, हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की नहीं। और जब कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं को कुछ आधार नहीं दिखता टिकने का, वो जड़ें कमजोर हो जाती हैं, तो वो हमारी तरफ आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव नए कार्यकर्ता का स्वागत करती है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, हम सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, हम अपनी विचारधारा के लिए काम करते हैं, देश को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सदैव ऐसा मानती है कि सरकारें भले ही बहुमत से चलें, पर देश सर्वमत से चलना चाहिए। तो अगर सब लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सहमत हो जाए, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अभी अवनीश जी कह रहे थे कि नए को मौका देने के लिए उनको संदेश दिया गया। देखिए अवनीश जी, ऐसी बातें कांग्रेसियों पे फिट नहीं होती। नहीं तो मैं दोबारा कहता हूं, नेता प्रतिपक्ष में जीतू पटवारी, ऐसे कई अनेक नेता थे जिनको आप मौका दे सकते थे। एक 75 साल के एक आपने वयोवृद्ध नेता को जो मौका दिया, मेरी पूरा सम्मान है गोविंद सिंह जी के साथ, पर उनको जो 15 साल पहले मिलना चाहिए था, आज वो कांग्रेसियों ने उनको तरसा के दिया है। एक बात सुनिए, आपने बोला था कि नए को मौका देने के लिए संदेश दिया गया, इसलिए उन्होंने दोबारा मैं बोले नहीं, आप ही बोल रहे हैं। अब दूसरा विषय ये कि देखिए, आप रिवाइंड कर लीजिएगा, सुनिए ना, इससे पहले की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा बात मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस के जब आदर्श पुरुष नेपाल में जाके एक बार में अपने दल की गरिमा को तार कर देते हैं, तो ऐसे दल से क्या और उम्मीद की जाएगी? जिस संगठन को हम निचले स्तर पर तलाश रहे हैं, वो शीर्ष स्तर पर कौन सा संगठन है? तो जब शीर्ष पे ही कुछ नहीं है, तो वही तो तरंगे प्रवाहित होकर नीचे तक जाएंगी। वही कांग्रेस की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है, हमें अपने कामों के बल पर, अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच जाना है, गांव, गरीब, किसान, एक आम आदमी के जीवन में बदलाव करना है, हितग्राही क्रिएट करना है, और उस बेसिस पे 10% अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना है।
और ये लक्ष्य लेके जब हम चले हैं तो ईश्वर भी मदद करेगा और जनता के जीवन में जो बदलाव होगा उसका आशीर्वाद भी मिलेगा। जी अवनीश जी, आप सर, किसी विवाह समारोह में शामिल होना गुनाह नहीं है, और अगर आप कहीं भी खड़े हैं किसी स्पॉट पर, अगर म्यूजिक बज रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत जगह है। ये देखिए मेरे मोबाइल में प्रकाश जावड़ेकर शैंपेन खोल रहे हैं, इसमें अटल सर इस पे जाने की सर इस तरह की इनको बात नहीं करना। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन इसको इस पे जाने की जरूरत अगर मैं कहूंगा हर उन्होंने सिर्फ एक टिप्पणी की कि वहां बैठे थे वो, लेकिन ठीक है। देखिए उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी ये खंडन नहीं आया कि वो वहां नहीं थे। सर ये बड़ा दुखद उस शादी में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गए हैं, और आज एक फोटो जो हमने देखा है वो सिंधिया जी और आप राहुल गांधी जी दोनों साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन वो शादी समारोह का और किसी पैलेस का होटल है, होटल का पब नहीं है कोई, जहाँ सो कॉल्ड पब जहाँ फोटो की बात कही गई थी। जी हम किसी पे मड स्लाइडिंग की तरफ ना जाएं। नो सर, नेवर। सर दुख इस बात का होता है कि राजनीतिक चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की भी अगर बात करूं, आशीष जी को बताना चाहिए कि आप आदिवासी वर्ग के लिए इतना बड़ा आयोजन करते हो, आप स्टेशन का नाम भी बड़ी अच्छी बात है, और फिर से कल मॉब लिंचिंग के नाम पर 2 आदिवासियों की हत्या की जाती है। ये किस तरह की कानून व्यवस्था है? आज भी निरंतर बलात्कार प्रदेश में हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपके गृह मंत्री जी? आज भी आप देखें, आपको लगता है कि महंगाई आपकी कंट्रोल में आ गई, क्या बेरोजगारी कंट्रोल? लेकिन सर जी हो क्या रहा है? ये सिर्फ कांग्रेस की बातें करते करिए, और सर जी हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि भाजपा तो सदैव अपनी संगठन की तैयारी 5 साल करती है। लेकिन नागड़ा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने 15 महीने पहले किताब उठा ली। तो मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद करता हूं उनका। ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब हमारी तैयारियां कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रही हैं, और ये देखिए भाजपा की तैयारियों में कोई बड़ी बात नहीं सर, वो तो हमेशा ही तैयारी करते रहते हैं। वो तो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, रट्टू तोते टाइप के स्टूडेंट है सर। ठीक है, आपके पास अंक है क्योंकि आप चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़ रहे हैं, आप चुनाव मॉब लिंचिंग पर और ये सारे सांप्रदायिक पर, ये सारी इन चीज़ों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। सर जी मुझे सुदर्शन साहब जो पूर्व सरसंचालक थे आरएसएस, उनका एक बयान याद आ रहा है। ओपनली उनने कहा था कि जिन्ना बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, वो सेकुलर थे, और आज उनकी अपोजिट जाकर आप राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कौन सही है, सुदर्शन साहब गलत थे या आप सही हैं? तो सर जी कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि भाजपा मुद्दों की राजनीति आज भी क्या कर रहे हैं आप? आशीष जी मेरे प्रिय मित्र आज क्या कर रहे हैं? आशीष जी आप बताएं। आपको सर जी आपको ही मना करना पड़ा कि इस तरह के छीटाकशी मत करिए, मुझे भी मोबाइल खोल के दिखाना पड़ा। तो होता यही शरद जी कि हमेशा, आई एम रियली सॉरी लेकिन मुझे एक शब्द उपयोग करना पड़ेगा, एक गंदी राजनीति नहीं करना चाहिए। हमेशा बात हो, आप करिए पेंशन बहाली की हिम्मत है तो करिए, आप करिए पेंशन बहाली की बात करिए। आशीष जी कुछ जोड़ना चाहेंगे आप इसमें? जी बहुत कम वक्त है मेरे पास, लेकिन फिर भी 30 सेकंड में या 20-25 देखिए मैं 2 बातें, देखिए मैं बहुत मतलब वाली बात करता हूं। आपने क्राइम पर बात की अवनीश जी, जब तक मानवता इस धरती पर है दानव रहेंगे, और दानवों से निपटने के लिए मामा का बुलडोजर पूर्णतः तैयार है। तो भैया उन पे चला दो जिन्होंने हत्या की है आदिवासी, वो बजरंग दल वालों पे चला दो बुलडोजर। 48 घंटे होगा आशीष जी, प्लीज चला दिए। कहां गए? डीजल खत्म होगा बुलडोजर का। सुनिए ना, सब पर चलेंगे, किसी को नहीं रोका जाएगा। पर जब बुलडोजर चलते हैं तो तकलीफ कांग्रेसी नेताओं को क्यों होती है, जरा मुझे बताएं। दूसरी बात, आप गंदगी की बात ना करें, आप जवाब तो देना, आप डिफेंड करें। आप बताएं कि क्या सार्वजनिक जीवन में जाने वाले व्यक्ति को, जिसको पूरा समाज जिसके आचरण को फॉलो करना चाहता है, उसका क्या आचरण ये स्वीकृत है तो कांग्रेस पार्टी का ये संस्कार और ये आचरण स्वीकारा जाएगा। पर आप उस पर जवाब नहीं देते हैं। तीसरी बात, आप बात करते हैं पेंशन की। आप एक बात बताइए, अभी क्यों आपको ये पेंशन याद आ रही है? क्या आप मध्य प्रदेश की और इस देश की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसको श्रीलंका जैसा करना चाहते हैं? मैं खुले में चुनौती देता हूं, आज तो नहीं है, शरद जी से आग्रह करूंगा किसी दिन पेंशन पर ही बहस करिएगा। आप मुझे बताइएगा पेंशन का जो भ्रम आप लेकर चल रहे हैं वो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को नीचे ले जाएगा, और ये कांग्रेसियों ने सस्ती लोकप्रियता के लिए खोखली राजनीति प्रारंभ कर दी है। 10 सेकंड में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पेंशन बंद की थी। आज ये फिर पेंशन के खिलाफ खड़े, मतलब आप ये कर्मचारियों के खिलाफ हैं। हमको लगा कि जब बुजुर्ग हो जाता है कोरोना जैसी महामारी के दौरान, उनकी आय खत्म, पेंशन मिलना चाहिए। अब ट्रेंड नया तरीके का है, तो हमने दोबारा मांग की, आज की मांग नहीं। लेकिन ये अवनीश जी मैं दावा करता हूं, आप मुझे दोस्त की फायदे नहीं बता पाएंगे, पुरानी पेंशन और नई पेंशन। चलिए मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन किसके खिलाफ है और कौन किसके पक्ष में है। उससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि जनता की प्रो पुअर
और जनता के हित की जो योजनाएं जिस भी राजनीतिक दल के पास हैं और जो राजनीतिक दल जनता के मानस में, उसके मन और दृष्टि में ये बात लाने में कामयाब हो जाएगा कि वही उसकी सोच और दृष्टि और उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे आ रहा है। चुनाव में जय जय उसी दल की होती है। तो आप दोनों का ध्यान, हमें पूरी उम्मीद है, प्रदेश की जनता को पूरी उम्मीद है कि इसी पर फोकस होगा और पेंशन पर हम ज़रूर बात करेंगे और तथ्यों और आंकड़ों के साथ बात करेंगे। ये अच्छा सुझाव मुझे इस बातचीत में, इस डिस्कशन में मिला है और मैं आप लोगों को इनवाइट भी करता हूं कि ऐसे कुछ विषय भी आप हमें लगातार बताते रहें कि जिन विषयों पर आपका भी अच्छा अध्ययन हो, तो हम तो इसको अलग से कभी किसी कार्यक्रम के तौर पर भी बात कर सकते हैं, जहां डायलॉग या विमर्श नाम रखकर हम आपके सामने पूरा मौका देंगे। हम कम बोलेंगे और आप ही बोलेंगे 10-10 मिनट, जिससे आपको भी एक बोलने का संतोष मिले। बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत शुक्रिया अवनीश जी, बहुत शुक्रिया जय नागड़ा जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, भूपेश, भ्रमण और सियासत। नमस्कार।